नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े और कड़े आदेश के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल अचानक से बेहद तेज हो गई है। घुसपैठ के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनावों की बयार चल रही थी, उस वक्त पश्चिम बंगाल की जमीन से एक वाक्य कहा गया था, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। हम घुसपैठियों का वो करेंगे और वही अब हो भी रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भागम भाग तेज हो गई है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की 3D नीति यानी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट ने वो कर दिखाया है जो दशकों में पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई हैं। बंगाल में बरसों से जमकर के बैठे बांग्लादेशी घुसपैठियों में एक ऐसा खौफ बैठ गया है कि अब वो खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भाग रहे हैं। बॉर्डर पर हड़कंप मचा हुआ है। इस 3D फॉर्मूले का खौफ ऐसा है कि उत्तर 24 परगना का हाकिमपुर चेक पोस्ट इस बात का गवाह बन गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहीं से आ रही हैं। जो लोग कल तक ये चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कहां है घुसपैठिए, उन्हें ये तस्वीर जरूर से देखनी चाहिए। यहां है घुसपैठिए जो सिर्फ एक 3D पर बाहर अपने सामान के साथ आ गए हैं। कानून तोड़ने वालों के दिलों में होना चाहिए कि सैकड़ों की तादाद में घुसपैठिए अब सरहद पर ठिठक के खड़े हैं। यानी सालों से जो खेल चल रहा था, अब उस पर परमानेंट फुल स्टॉप लगने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की धरती पर अवैध रूप से कब्जा जमा करके बैठे हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों में इस वक्त भगदड़ मच गई है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट की हैं। बशीरहाट, जहां सैकड़ों की तादाद में घुसपैठिए देश छोड़ने की फिराक में लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। हाथों में सूटकेस है, कंधों पर बोरिया बिस्तर है, आंखों में सिर्फ खौफ है। वो खौफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सख्त एक्शन का। डिटेंशन सेंटर जाने के डर और गिरफ्तारी के खौफ से बौखलाए सैकड़ों घुसपैठिए अब उल्टे पैर बांग्लादेश भागने के लिए बॉर्डर पर कतार लगा करके खड़े हुए हैं। स्थानीय प्रशासन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली कि मंगलवार को सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सीमा क्षेत्र में मौजूद करीब 200 संदिग्ध अवैध प्रवासियों के समूह को घेर लिया और इसी के बाद सभी को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया है। अब जरा सुनिए शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ने आखिरकार क्या संदेश दिया जिसकी वजह से ये घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां पर जाकर के खड़े हो गए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक, और जो सीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के लिए जेल में पकड़ के रख के पैसा खर्च करने की कोई लॉजिक नहीं है। भारत की जनता की पैसा भारत के जन नागरिक के पीछे खर्चा होना चाहिए। तो होल्डिंग कैंप जो होगा वो फॉर टाइम बीइंग होगा, यानी थोड़े से समय के लिए होगा, और पुलिस बीएसएफ को सुपुर्द करेंगी उनको, और बीएसएफ उस होल्डिंग कैंप से उनको अपने देश बांग्लादेश भेजेगी। ये वही लोग हैं जो कभी अवैध तरीके से सीमा पार करके पश्चिम बंगाल में दाखिल हो गए थे, सालों तक यहीं रहे, यहीं शादियां की, यहीं नौकरियां की और बंगाल के स्थानीय नागरिकों के हक
और संसाधनों पर डाका डालते रहे। वोट बैंक की राजनीति के दम पर इन्होंने अपनी जड़ें यहीं पर जमा ली, लेकिन अब वक्त बदला हुआ है। अब ये जो चक्रव्यूह है वो कैसे रचा गया? दरअसल सबसे पहले डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेक इसके अध्यक्ष होंगे, ये बताया गया। घुसपैठ समेत असामान्य जनसंख्या बदलाव की स्टडी की जाएगी और बॉर्डर पर घेराबंदी यानी बाड़बंदी होगी। शेल्टर होम बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके लिए बीएसएफ और राज्य प्रशासन मिलकर के घुसपैठ रोकने में मदद देंगे। मालदा के शेल्टर होम में कार्रवाई हो चुकी है। अब तक 9 संदिग्ध घुसपैठियों को यहां पर शिफ्ट किया गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन लोगों को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि पहले पहचान और नागरिकता की जांच की जाएगी। होल्डिंग सेंटर में संदिग्धों को शुरुआती तौर पर 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। इस दौरान उनकी तमाम दस्तावेज, पहचान पत्र और नागरिकता रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जाएगी। उनका जो बायोमेट्रिक डेटा है उसे लेकर के केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा और जांच में विदेशी नागरिक साबित होने पर आगे डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। पूरे सेंटर की सुरक्षा कड़ी रखी गई है ताकि कोई भी संदिग्ध फरार न हो सके। सरकार का दावा है कि इस कदम से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अब ये जो होल्डिंग सेंटर है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला है ये मालदा और मुर्शिदाबाद में दरअसल सेंटर बना दिए गए हैं और संदिग्ध विदेशियों को यहां पर रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी होगी, निगरानी व्यवस्था होगी, पहचान और नागरिकता की उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ केंद्र के निर्देशों पर भी कार्रवाई होगी। अब पूरा प्रोसेस कैसे होगा? पहले होल्डिंग सेंटर में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। 30 दिन तक इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। इनके दस्तावेजों की जांच होगी, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट होगा और डेटा केंद्रीय पोर्टल पर बाकायदा अपलोड भी किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय ना हो। एजेंसियों से वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा और विदेशी नागरिक साबित होने पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। इस सामूहिक पलायन के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है गृह मंत्री अमित शाह। अवैध घुसपैठ पर जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती पर एक भी अवैध नागरिक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी सख्ती का नतीजा है कि जो घुसपैठिए कल तक बंगाल को अपना पक्का ठिकाना मान चुके थे, वो आज यहां से वहां दुम दबा करके भागने के लिए व्याकुल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वाले इन चेहरों के पास अब भागने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कड़े रुख ने साफ संदेश दे दिया कि कानून के हाथ लंबे भी और सख्त भी हैं। तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में अब तुष्टीकरण की नहीं बल्कि कानून की लाठी चल रही है। सालों तक पश्चिम बंगाल के हक पर कुंडली मार करके बैठे घुसपैठियों का यह पलायन बता रहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अवैध घुसपैठ पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले यह मानना होगा कि हाँ, प्रदेश में घुसपैठिए रह रहे हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं माना है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुवेंदु सरकार का 3D एक्शन, बॉर्डर पर टेंशन। दादा का चला हंटर, घुसपैठियों में मची भगदड़। होल्डिंग सेंटर के डर से बॉर्डर पर अफरा तफरी। घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह ने रचा चक्रव्यूह। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, दादा का बड़ा प्रहार। और अब बारी आज के सबसे बड़े सवाल की। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संकल्प के कारण घुसपैठियों में दहशत फैल गई है, जिसकी वजह से वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके अब सीधे तौर पर उस जगह पर जाकर के इकट्ठा हो गए हैं जहां से वो आए थे।
अब आपको बताती हूँ कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके साथ ही मोहम्मद एहतिशाम उल हक, नेता है टीएमसी के। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। और मजहरुल इस्लाम, पत्रकार हैं बांग्लादेश से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, एहतिशाम उल हक जी, क्या हुआ? कहाँ है घुसपैठिए, कहाँ है घुसपैठिए? घुसपैठिए तो सामान लेकर के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं कि जाने दीजिए साहब। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए मीनाक्षी जी, नमस्कार, और तमाम पैनलिस्ट को मेरी ओर से नमस्कार। बहुत ही अच्छा विषय है, 3D पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो भी घुसपैठिया अगर है तो देखा जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऑलरेडी बॉर्डर के पास में पहुंच गए, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर घुसपैठिया हमारे राज्य में है या भारत के किसी भी राज्य में, तो वाकई में समझिए इनको निकालना चाहिए। और जो फार्मूला अभी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो आया है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज, ये बहुत अच्छा संदेश कि अगर हमारे राज्य में, हमारे देश में अगर अवैध घुसपैठिया यहाँ अगर छिपे हैं तो उसको चिन्हित करके निकाला जाए। तो इसके लिए बधाई जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने अभी शुभेंदु अधिकारी जी के द्वारा ये फैसला, बहुत अच्छा फैसला है। हम इसे अपनी ओर से बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो भी अगर घुसपैठिया अगर पाया जाता है उसको चिन्हित कर करके निकाला जाए और देश जहाँ के वो रहने वाले हैं वहां उनको डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, डिलीट और डिपोर्ट। जो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए ये काम, ये सराहनीय कदम, जो पिछले काफी दिनों से पश्चिम बंगाल को लेकर करके, जो यहाँ पश्चिम बंगाल में समझ लीजिए कि फेंसिंग नहीं हो रहा था, तो आज देखिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इन्हें जनादेश भी दिया है। और ये अच्छा अवसर है। हम समझते हैं कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हमारे खासकर चिन्हित करने का ये बहुत अच्छा कदम है और हम अपने राज्य के सरकार को बधाई देंगे और ये बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ मीनाक्षी। ठीक है रत्नाकर जी, एकदम भाषा और बोली सब कुछ बदली हुई नजर आ रही है जब घुसपैठिए खुद सामान लेकर के खड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह से मोहम्मद उल हक कह रहे थे, मैंने सोचा कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर ली। मुझे तो ये लगा कि मुझे जो कहना चाहिए वो ये कह रहे हैं, तो मतलब मैं तर्क वितर्क करे तो किससे करे? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, तो जब ये आरोप लगाएंगे ही नहीं तो हम उसका स्पष्टीकरण देंगे ही कैसे? बहरहाल जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से देश हित में और एक सम्मानित नागरिक होने की वजह से और देश प्रथम और राष्ट्र प्रथम की भावना से कह रहे हैं। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन इनको ये बात अपनी सरकार जब थी इनकी, तो उस समय ही उठा देनी चाहिए थी। अगर उठाए रहते तो निश्चित रूप से इस तरह की नौबत नहीं आती कि आज जो है घुसपैठियों को निकालने के लिए तमाम जो है हमको प्रावधान करने पड़ते। निश्चित रूप से देखिए, हमने चुनाव में भी कहा था कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता का हक वहाँ पे घुसपैठिए खा रहे हैं, उनका जो रोजगार है, जो योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नागरिकों से ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उनके हक उनका जरूर दिलाएंगे और इन घुसपैठियों को जो आपका हक खाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे। और देखिए ये कवायद सारी जो है उसी तरह की चल रही है और प्रक्रिया भी उसी तरह की चल रही है। देखिए, ये 15 साल तक जो सनातन विध्वंसक और घुसपैठिए संरक्षक की सरकार थी, जनता ने उनको इस तरह से सबक सिखा दिया कि आज वो घुसपैठिए का, जब हम पहले बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए भरे पड़े हैं, आज वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। जब हम कह रहे थे कि बांग्लादेश चुनाव नतीजे से पहले बांग्लादेश के जो सांसद है वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि घुसपैठिया जो है वो आना शुरू होंगे, तो भी ये इनकार कर रहे थे इस चीज को मानने से पहले। अब आपने जो बात उठाई है ना रत्नाकर जी, मजहरुल इस्लाम पत्रकार हैं बांग्लादेश से ही, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मजहरुल जी, क्या स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ पर बॉर्डर पर, जरा ये बताइए। मीनाक्षी जी, सबको पहले मैं ईद के हमारा ईद है, ईद के सलाम पहुंचाते हो इंडिया से जुड़े हुए सारे मेहमान से। दूसरी बात यह है कि
गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है आपके पश्चिम बंगाल की, जो घुसपैठिया बता रहा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेट मी टॉक अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। इलेक्शन के समय पर बताया जा रहे थे कि रोहिंग्या बंगालीज, और अब जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि उनकी नेशनलिटी चेक करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। दिस इज अ वेरी वाइज एंड गुड डिसीजन। ये एज अ जर्नलिस्ट आई अप्रिशिएट दैट। मेरा एक एक्सपीरियंस है 2017 पे, जब म्यांमार मिलिटेंट्स म्यांमार से घुसपैठिए बांग्लादेश पे घुस रहे थे, शरणार्थी बोलते हैं हम जिसको, रेफ्यूजीज, उन लोगों की जो संख्या थी वो गवर्नमेंट को भी पता नहीं था कितने सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश पे आ पहुंचे। इन लोगों में कुछ लोग हैं जो बांग्लादेशी आइडेंटिटी लेकर, नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट लेकर वो बाहरी देश पे जाके बींगा बंगाली उधर जाके वो लोग बस गए। ठीक। तो ये होता है कि उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन लोगों की डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण उन देशों पे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अदर, जहां पे उन लोगों ने बांग्लादेशी बन के गया, वह बांग्लादेश की रेपुटेशन खराब हुआ। घुसपैठिए किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। बिल्कुल दिस इज होता द कॉमन थिंग। बिल्कुल, आपने And हमसे that is ये very माना तो कि positive ऐसा हुआ, for BJP government। घुसपैठिए आए और अब वही घुसपैठिए लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। लेकिन शेखर कुमार जी, हमारे देश के लोग इस बात से इनकार कर देते हैं, आप इनकार कर देते हैं कि कहाँ है एसआईआर में, क्यों नहीं मिले घुसपैठिए? एसआईआर का काम घुसपैठिए निकालना थोड़ी था, जिन्हें जाना है देखिए वो बॉर्डर पर आ चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, इस देश में तेल, गैस, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पर जब कोई पास जवाब नहीं मिलता तो लेकर आते हैं घुसपैठियों का मुद्दा। अभी अमित शाह जी की बड़ी स्ट्रिक्ट नीति की जो बात चल रही थी, आपको पता है 2014 से नवंबर 2025 तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए? उनकी संख्या 25,000 से भी कम है, यानी आप ये लगा सकते हैं 2000 के आसपास, 2000 भी नहीं, 1700-1800 के आसपास घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं। आज हर राज्य के चुनाव में सबसे पहले बात आती है घुसपैठिए, और वो चाहे बिहार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये यूपी पुलिस तो एक मशीन लेकर घूम रही और वहां लोगों को कह रही है कि ये देखो मशीन से जांच करेंगे, तुम सच बता दो। गुड़गांव से ये उठा के बांग्ला भाषी लोगों को भेज देते हैं जबरदस्ती। वहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंट महिला थी, उसको वापस बुलाने के लिए भी आदेश करा। तो ये जो बीजेपी जो हिंदू मुसलमान और घुसपैठिए का जो ये राग अलापते हैं, मेरे 2-3 सवाल है बड़े जरूरी कि घुसपैठिए आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे इतने टाइम से? ये जो 27 लाख वोटर थे जिनके नाम कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, वो घुसपैठिए थे या नहीं थे? उनके वोटिंग राइट आपने छीन लिए। पहली बार वोटरों ने सरकार नहीं चुनी, सरकार के चुने हुए वोटरों की एक सरकार बनी है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी क्या बयान दे रहे थे, हम उनको जेल वेल में नहीं रखेंगे, हम उनको क्यों उन पर पैसा खर्च करेंगे, क्यों राशन देंगे? अरे साहब, देश का कानून मानते या नहीं मानते? फॉरेनर्स एक्ट के बारे में आपको पता है प्रोसीजर क्या है पूरा? फॉरेनर्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई सस्पेक्ट है तो सस्पेक्ट को आप एक ट्राइब्यूनल के पास ले जाएंगे, तब तक आपको उसको डिटेन करना है। अगर वो वहां पर नहीं अपने कागजात रख पाता है एज पर सेक्शन 9 फॉरेनर्स एक्ट, तब आप उसको डिपोर्ट करते हैं। अब तक इन्होंने कितने डिपोर्ट करे, जरा ये बता दे आंकड़ा। 2025 का बता दे, 24 का बता दे, 26 का बता दे। ये सिर्फ मुद्दे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस बात के नाम पर ये एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, खौवा बनाना चाहते हैं। आप बताएं ना कि आज तक संसद में कितने घुसपैठियों का आंकड़ा सरकार ने दिया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या कुछ लाख है? किसी ने आज तक ये बात बताई है? घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, और उस बात को लेके आप हर चुनाव में सामने आ जाते हैं। और आपको मैं एक बात और बताता हूं, आप कह रहे बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहे थे, आपको पता है इस देश के हालात क्या कर दिए आपने 2014 से? आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। यहां से तो अभी ये भाजपा समर्थक जो है वो अपना पेट पालने के लिए बांग्लादेश जाते नजर आएंगे, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करते हुए। वो भुखमरी के हालात लाने वाले ये लोग। जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां से लोग हमारे आएंगे, हमारे यहां से जाएंगे।
जो बता रहे जी बैग ले लेके जा रहे, बैग ले लेकर लोग इसलिए जा रहे, वहां हालात ज्यादा बेहतर है। तो ये जो तो अभी तक नैरेटिव क्या कर रहे इन्होंने थे एक फिर यहाँ बनाने पर? की कोशिश करी है, अभी उस- तक एसके दत्ता जी, ये लोग क्या कर रहे थे अभी तक? यहाँ पर खाना पानी हवा लेने के लिए आए हुए थे? अगर हालात बेहतर थे तो पहले चले जाना चाहिए था। टका कितने रुपए में आता है और कितने टका मिल जाएंगे 1 रुपए के बराबर, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी, ये ऐसी मुद्दा है आपने जो पूछा है कि ये लोग क्या करने आ रहे थे। अगर ये लोग यहाँ पे रोजगार लेने नहीं आ रहे थे, यहाँ पे अवैध रूप से अगर नहीं रहना चाह रहे थे और नहीं रहने के लिए आ रहे थे, तो ये क्या भारत में आके क्या कथक या फिर भारतनाट्यम कर रहे थे क्या? ये तो सवाल उठेगा ना। जहां बात आती है कि अरे कितने घुसपैठियों का घुसपैठिए मुद्दा, पकड़े आपने? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके पास क्यों बीच में बोल रहे हैं आप आप? कानून फॉलो आप करेंगे बीच में नहीं क्यों करेंगे? बोल रहे हैं? मीनाक्षी जी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकता हूँ। मैं अरे वायरल बोलिए, नाराज रेंटर मत नहीं चाहता हूँ बोलिए बीच में। बोलिए। ठीक है, शालीनता रखिए, सुनने का मादा रखिए, फिर आप जो काउंटर करना है कीजिएगा। यहाँ पे बात थोड़ा आती है मुस्कुरा कि लीजिए और गृह बात यहाँ पे आती है कि गृह मंत्रालय ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठिया है, और घुसपैठिया जो है, घुसपैठियों को भारत से बाहर करने की आवश्यकता है। कोई भी स्वाभिमानी देश यही रुख अपनाएगा। बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर कितने घुसपैठिया हैं और किस लेवल से हैं, उस पे डिबेट हो सकती है, उसके संख्या पे डिबेट हो सकती है। आपके पास दूसरा दलील हो सकता है, मेरे पास दूसरा दलील हो सकता है, पर ये कह देना कि भारत में घुसपैठिया नहीं है और घुसपैठ करके नहीं आते हैं, ये सफेद झूठ होगा, इसको अगर नहीं मानते हैं। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, बंगाल और असम के क्षेत्र से। मैंने देखा है डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए बंगाल और असम में। बहुत आसान होता है यहाँ एसी कमरे में बैठ के दिल्ली एनसीआर रीजन पे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े डींगे हाँकना। वहां जाके देखिएगा कि माहौल क्या है, हालत क्या है। ये पेट्रापोल बेनियापोल बॉर्डर से या फिर आपके धुबरी के बॉर्डर से, कुचबिहार के बॉर्डर से, ग्वालपारा के बॉर्डर से, महेंद्रगिरी मेघालय के बॉर्डर से अगर पलायन अगर हो रहे, झुंड के झुंड अगर जा रहे, जब से एसआईआर का प्रक्रिया शुरू हुआ था बंगाल में या फिर आसाम में, जब आइडेंटिटी एक्ट को और सख्त करने की जब बात की गई है, ये सब के सब ऐसे नहीं जा रहे थे बांग्लादेश में। वहां के भाषा से, उनके भाषाओं से मैं रंगे हाथ पकड़ सकता हूं कि कहां से है वो लोग। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यमुना पार दिल्ली में चले जाइए, वहां जाके पूछ लीजिएगा, वहीं पे पता चल जाएगा क्या इस बार इस पार के बंगाल से है या फिर उस पार के बंगाल से है ये लोग। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इन्होंने कहा कि पार कैपिटा इनकम को लेके, पार कैपिटा इनकम का लेटेस्ट आंकड़ा बांग्लादेश का जाके देखिएगा। शेख हसीना जी की सरकार के पलायन होने के बाद जिस हिसाब से वहां पे सारी चीजें बंद हो गई है, जिस तरह से वहां पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम चीजें हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिछले 1.5 साल 2 साल में भी वेस्ट बंगाल में घुसे हैं। और जब उनको, चाहे वो स्थानीय चैनल या फिर राष्ट्रीय चैनल ने जब उनको इंटरव्यू किया, पूछा कि कहाँ से है, तो बोले कि वहां से 500 टका दे के बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हैं, जहां पे फेंस्ड बॉर्डर नहीं है, अनफेंस्ड बॉर्डर है। आज जो फेंसिंग की जो बात हो रही है, ये बांग्लादेश, आपके जो नेशनल गार्ड है, बांग्लादेश नेशनल गार्ड, वो लोगों का लगातार बीएसएफ के साथ क्यों झड़प हो रही है? इसीलिए झड़प हो रही है क्योंकि वो सारे जो सब बॉर्डर्स है जहां पे फेंसिंग नहीं है, वो सब बॉर्डर्स को वो लोग खुला रखना चाहते हैं। ये केवल घुसपैठियों का मामला नहीं है, घुसपैठियों के साथ। अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अभी सरकार बने हुए आपके कितने दिन हुए, आपने इतनी जल्दी बीएसएफ वहां झगड़ा करके जबरदस्ती भेजने भी लग गए लोगों को। आपने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि वो घुसपैठिया है या नहीं है? वो अगर सस्पेक्ट है भी तो उसके लीगल प्रोसीजर में टाइम लगता है। आपने ये नहीं बताया 27 लाख वोटर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले नाम हटाए गए, वो घुसपैठिए थे या नहीं थे? आप उस पर क्यों चुप हो जाते? उस पर तो जो ट्राइब्यूनल बैठा, ट्राइब्यूनल ने 77 सारे के सारे क्लियर कर दिए। आज नो वन वाज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एसआईआर एक्सरसाइज को लेके?
लेजिटिमेट ठहराया है चुनाव आयोग का जो पहल है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। इस देश में कितना आक्रोश है, आप जैसे लोगों के लिए कुर्सी के नीचे देख लो, कहीं कॉकरोच न मिल जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के ही इसी रवैये की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। इस देश के नागरिक ने उसके सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मिल गई है। उसके बाद मेरा और आपके दलीलें वहां पे जायज नहीं ठहराता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहरा दे दिया है एसआईआर एक्साइज पे, तो गड़े मुर्दे को उसको लेके मातम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातम वही लोग मनाते हैं बिना जिनकी वोट बैंक खिसक गई है, पहलू पे गए हुए जजमेंट दिया गया है, तो पूरी तरीके से गलत है। के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। उन्हीं को पीड़ा हो रही है इस बात को लेके। घुसपैठियों के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, जाइए बंगाल के बॉर्डर में, जाइए ना आप नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में। खूब रहो बंगाल में भी, असम में भी। सुन लीजिए, सिलचर है या नहीं है, हर जगह में वहां के लोगों का स्थानीय जितने सारे सांस्कृतिक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं पे इस पूरे पैनल में बैठे हुए यानी कि टीएमसी के नेता तक ये कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दिया जाए। घुसपैठियों की हमें क्यों आवश्यकता है? आपको क्यों आवश्यकता है घुसपैठियों की? मुझे जरा ये बताइए, आपको इतना हमदर्द क्यों बनना पड़ रहा है उनके लिए? ये हमारे देश के हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी घुसपैठिया हो, अगर है उसको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन किसी को घुसपैठिया ब्रांड करने से पहले उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है, इनकी सरकार चली, ये हमें आपको अगर हम 2 शब्द इनके खिलाफ बोल देंगे, ये हमें घुसपैठिया बता देंगे। अच्छा, ये इनका अपना नहीं कुछ पता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, तो हर डिबेट में बोलते हैं उनके खिलाफ, फिर सरकार ने कैसे फॉलो कर लिया? हाँ, सरकार ने अभी देखिए, इनकी 9 तारीख को सरकार बनी, 17 तारीख को हम डिबेट कर रहे थे, जब ये वहां बुलडोजर चला रहे थे। बुलडोजर के लिए जो 15 दिन का मैंडेटरी नोटिस होता है, वो आपने कैसे वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी। ट्राइब्यूनल में भी जब अगर कोई सस्पेक्ट है, उसकी पूरी सुनवाई होती है। अभी अगर आपकी सरकार 9 तारीख को बनी है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ है, आप इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया? कैसे बीएसएफ उनको धकेलने लग गई? कैसे बांग्लादेश नेशनल गार्ड से लड़ने लग गए? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपनी राजनीति में बीएसएफ और तमाम देश की सेनाओं को क्यों, टुकड़ियों को क्यों हिस्से में लाते हैं? बीएसएफ का कौन सा वीडियो आ गया शेखर जी कि वहां पे धक्के मार करके किसी को भेजा जा रहा है? ये लोग खुद बैठे हुए हैं, और ये तब भी बैठे हुए थे जब एसआईआर वहां पर होने वाली थी। बीएसएफ ने कब किसको निकाल दिया? ये तो बड़ी कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। घुसपैठिए हैं, और अगर नहीं होते तो ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर के इस तरीके से चेक पोस्ट पर जाकर के ना एसआईआर के वक्त जमा होते, ना आज जमा होते। और 30 दिन का वक्त तो दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, 30 दिन का वक्त तब दिया जाएगा ना जब उनकी सुनवाई पूरी हो जाए, वहां वो घुसपैठिए साबित हो जाए। इतनी जल्दी अगर लोगों को ये ब्रांड करके अगर भेज रहे हैं, जो कि दत्ता साहब कह रहे, वरना दत्ता साहब माफी मांग ले, बता दे वो झूठ बोल रहे थे। तो अगर बिना लीगल प्रोसीजर के कोई अगर कार्रवाई करी जा रही है, तो उसमें कोई देश का निर्दोष नागरिक भी फंस सकता है। अगर कोई घुसपैठिया है और 100% वो वेरीफाई हो जाता है घुसपैठिया, बिल्कुल बाहर भेजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आतंकवादी है, आप बिल्कुल भेजिए, लेकिन वो काम मत करिए कि विपक्ष का जैसे ये करते थे वॉशिंग मशीन वाले, कि ईडी चले गई, अभी पिल्लई विजयन के आज ईडी की रेड पड़ गई। ठीक है, सारे विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी और ये चमत्कारी। तो ये वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, इनके पास कोई दीन ईमान नहीं है, देश की समस्याओं का इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है, अरे वो उसने कोई चुनाव थोड़ी लड़ लिया है जाकर के। यहाँ तो जो पार्टियां उनके नाम मिटने के कगार पर हैं, आप कहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? कोई चुनाव नहीं लड़ा है उन्होंने। वो देश का संविधान बनाने वाली या मिटाने वाली पार्टियां नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी 10 पार्टियां बन गई हैं, लाल हिट पार्टी बन गई और न जाने कौन कौन सी पार्टियां बन गई, उनकी छोड़िए आप। रत्नाकर जी, जवाब भी आप दीजिएगा और जरा ये बताइएगा कि आपको घुसपैठियों का मुद्दा ही क्यों मिला? देश में क्या और चीजें नहीं है? घुसपैठियों का मुद्दा इतना बड़ा है क्या देश के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू शेखर कुमार जी? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए रत्नाकर जी। जी मीनाक्षी जी, बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने, मुझे थोड़ा सा एक एक करके जवाब देने का समय दीजिएगा मुझे। कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम मिलियन फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं। भाई मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो लोग
बहुत सारे फॉलोअर्स उनके कई गुना 45 मिलियन और कितना फॉलोअर्स उनके हैं, तो अगर वो चुनाव भारत में खड़े हो जाए ना तो उनको उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, ये आप समझ जाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे आप, आपने भी प्रश्न पूछा कि हम सिर्फ घुसपैठिए का मुद्दा ही क्यों उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम घुसपैठिए का मुद्दा ही नहीं, हम विकास की भी राजनीति करते हैं और विरासत की भी राजनीति करते हैं। अभी शेखर जी को जो तमाम निर्णय लिए गए हैं शुभेंदु दादा की सरकार के द्वारा, वो शायद वो बोलना नहीं चाहते हैं या सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम घुसपैठिए और हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। अरे भाई साहब, पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही आप देख लीजिएगा कि हमने किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया है। हमने रोजगार, युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए हमने उनकी उम्र की सीमा बढ़ाई है। हमने औद्योगिक परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल में लाने के लिए तमाम जो है मंजूरियों का जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। हमने तो महिलाओं को बसों में 50% की छूट देने की बात की। ये सब चीजें क्यों नहीं दिख रही है आपको? जो बीजेपी की सरकार विकास का कार्य कर रही है वो आपको दिखेगी नहीं। आप देखिए उसको कि इस तरह से कितना विकास हुआ है और कहाँ विकास हुआ है। अगर हम विकास का कार्य नहीं करते तो सरकारें रिपीट क्यों होती? मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनते? और देखिए ऐसे ही लोग, ये शेखर जी लोग जैसे हैं, जो इनका घुसपैठिया प्रेम देखा ना आपने, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि घुसपैठिए आना हमारे देश के लिए घातक है और घुसपैठियों को बाहर जाना ही चाहिए। लेकिन इनका हमदर्दी देखिए घुसपैठियों के प्रति कैसी रही। वो एक्ट समझाने लगे, फलाने एक 15 दिन का नोटिस, ये सारी चीजें समझाने लगे। आप लोगों के जैसे मानसिकता वाले लोग ही आतंकियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये आप जैसे लोगों की मानसिकता वाले लोग हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार निश्चित रूप से कटिबद्ध है। मैंने कहा आपको, हमारी सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और ये कह रहे थे अभी कैसे कोई भी गलत आदमी नहीं जाना चाहिए, इसकी बात पे मैं सहमत हूं। इसके लिए हमारी सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें होल्डिंग सेंटर में 30 दिन तक रखा जाएगा। ये आप क्यों भूल गए? 30 दिन तक रखा जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, उनकी नागरिकता को सत्यापित की जाएगी, फिर जाके उसको डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। ये क्यों भूल गए? हमने पकड़ा और तुरंत बॉर्डर के बाहर फेंक दिया, ऐसा है क्या? ये प्रक्रिया अपनाते हैं क्या कोई भी सरकार? लेकिन आपका वक्तव्य ऐसे लगता है कि हम पकड़े और उनको बाहर के वो गुलेल में ऐसा लगा के फेंक दिया, बाहर चला गया। अरे सारी प्रक्रिया के बाद जो है हम उनको जो डिपोर्ट करने का बिल्कुल काम करेंगे। वो आप निश्चित रहिए, कोई भी भारत का नागरिक जो है वो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और नहीं करेंगे हम। और तमाम तरह के अभी सवाल सुनिएगा, जो है बने हुए मुश्किल से 15 दिन हुई है और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कितने को डिपोर्ट किया। अरे आपको तो पूछना चाहिए कितने घुसपैठिए आ गए इस देश में। यूपीए की सरकार के समय कितने आए? यूपीए सरकार के समय तमाम एक्ट लगाने के बावजूद असम और असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते से 2.5 करोड़ के करीब घुसपैठिए आए, जो देश के विभिन्न कोनों में, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे विभिन्न कोनों में घुसपैठिया जो घुस गए। और अभी आपको घटना बता दूं मैं 2 दिन पहले की, यही मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर जितने भी अवैध निर्माण बांग्लादेशियों रोहिंग्यों के द्वारा बनाया गया था उसको भी डिमोलिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी महाराष्ट्र में की है। ये आपको नहीं मैं शेखर कुमार जी आपको वक्त दूंगी, लेकिन मैं मजहरुल इस्लाम जी से एक सवाल और चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ कि मजहरुल इस्लाम जी, आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या है कि लोगों को वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत का रुख करना पड़ जाता है? मीनाक्षी जी, आपके सवाल के जवाब देने से पहले आपको शायद पता होगा ये कितने सारे इंडियन सिटीजन्स बांग्लादेश पे वर्क परमिट के बगैर टूरिस्ट वीजा पे आके काम कर रहे हैं। आपको पता है कितने $बिलियन हर साल आपके देशों पे चला जा रहा है। आपके यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा बनता है और बहुत सारे लोग कोलकाता से जाते हैं वहां पर काम करने के लिए। बोलिए। थ्रू गूगल एंड चेक। घुसपैठिया सबके सब देशों में होता है, होते आएंगे। दिस इज द फैक्ट। नाउ थिंग इज दैट दीज आर नॉट गुड प्रैक्टिस। जो भी घुसपैठिया है उन लोगों को देश से हटाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आई एग्री विद दैट। और आप बता रहे हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन इन बांग्लादेश। सो फार आई एम अवेयर एज अ जर्नलिस्ट, until or unless those people are identified, उन लोगों को घुसपैठे है या
बांग्लादेश के नागरिक है या म्यांमार का सिटीजन है, ये कंफर्मेशन के पहले आपकी सरकार भी ये बांग्लादेश पे नहीं भेजेंगे। बिना बिल्कुल नहीं जर्नलिस्ट भेजेगी। आपकी सरकार स्वीकार क्यों करेगी? इसीलिए तो वो होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। क्यों उन्हें स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल यही होना भी चाहिए और यही बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, यही कमेटी भी गठित की गई है। मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी, आपसे एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी कि आपकी सरकार ने कभी ये माना नहीं कि वहां पर कोई भी घुसपैठिया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन, क्या पार्टी का टेक है इस पर? उसके बाद आती हूँ संदीप जी। देखिए, जैसा कि अभी रत्नाकर जी ने कहे कि लगता है कि एहतेशाम उल हक साहब लगता है पार्टी बदल लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी घुसपैठिया अगर हमारे देश में है या हमारे राज्य में, तो ये शुरू से ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने ये बात करते थे कि भाई जो भी अगर घुसपैठिया आया है तो वो बीएसएफ जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत में। हम लोग जब भी डिस्कस किए तो ये हम लोग सवाल आया कि पिछले 12 साल से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में अगर हमारी जो नाकामी हुई है, जो अभी हमारी समझ लीजिए जनता ने हमें समझ लीजिए विपक्ष में बैठाया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी थी। आज समझ लिए है इस हिसाब से भय मुक्त और भरोसे की बात जो है, जिस हिसाब से जनता ने जनादेश दिया है, तो जनता की हर समझ लिए इसको हम सराहते हैं और हमें विपक्ष में बैठाए और उम्मीद करते हैं स्पष्ट रूप से कि आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है, हमें काम करने में पश्चिम बंगाल में आसानी होगी, इसलिए कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो भी घुसपैठिया अगर हो तो चुन चुन करके निकाला जाए, इसलिए कि हम सब की इसमें भलाई है और हम शुरू से हम इसके फेवर में नहीं है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के संसाधनों पर और देश भर के संसाधनों पर देश के ही लोगों का अधिकार है। संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा जी, एक वक्त हमने एसआईआर के दौरान भी ऐसी तस्वीरें देखी थी और अब एक वक्त जब ये ऐलान किया गया है कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा, फिर वही तस्वीर। देखिए मीनाक्षी जी, एसआईआर के समय थोड़ा शक शुबा था, लेकिन अभी पता चल चुका है कि 5 साल तक शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है और जो फॉरेनर एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट है 2025 का, जिसके सेक्शन 21 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो मतलब सरकार इस एक्ट को लागू करने जा रही है। तो ये भय तो पता है कि भाई अब जो है केवल हवाबाजी नहीं है, सरकार ग्राउंड रियलिटी पे आ गई है और जिस तरह से 2 जगह उन्होंने अपने सेंटर खोले हुए हैं, तो लोगों को पता है कि अब यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है और हमें अपने घर भागना चाहिए, सुरक्षित भागना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना जुर्माना हम दे पाएंगे और जेल हमें काटना पड़ जाएगा। आए थे काम धंधे के लिए और यहाँ पर हम फंस जाएंगे। तो लोगों को अब लग रहा है हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पश्चिम बंगाल के लोगों का नहीं बचा हुआ है। उस समय तक, जब तक कि लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं मिला था, लोग खुल करके नहीं बोल रहे थे। लेकिन देखिए, कोई भी पश्चिम बंगाल में उसके लिए समर्थन नहीं है कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर पे है, चलो भाई लंगर लगा दें, उनको खाना खिला दें या रोटियां दे दें या उनके लिए सम्मान में सुरक्षा में कुछ उनके लिए करें या उनके लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दें। कोई बांग्लादेशियों के लिए आज की तारीख में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रहा है और इसलिए उन्हें लगता है कि हम बेगाने हैं इस देश में, यहाँ से हमें जितने जल्दी निकल लेना चाहिए, उसी में सुरक्षा है, उसी में भलाई है, नहीं तो ये सरकार हमें बख्शने वाली नहीं है। जी बताइए शेखर कुमार जी, आपके पास बहुत सारी चीजें थी। देखिए, मैं तो जो भाजपा प्रवक्ता थे, इन्होंने जो बातें कही मेरे जैसे लोगों को देश के लिए घातक बता दिया, लेकिन जो एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा सर्टिफाइड जो क्या कहते हैं घूसखोर जो कैमरे के आगे रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसे मुख्यमंत्री बना के भाजपा ने एक इतिहास रच दिया। तो अब वो जो घूसखोर व्यक्ति था जो कैमरे के आगे जिसे प्रधानमंत्री ने टोका, अभी वो कह रहा था कि जी जेल में हम नहीं डालेंगे, हम क्यों उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, हम क्यों रोटी खिलाएंगे। तो अब आप हर डिस्ट्रिक्ट में होल्डिंग सेंटर क्यों बना रहे, वहां क्या अपने घर से लेकर आएंगे वो खाना। फिर ये कह रहे थे जी 2.5 करोड़ रुपए। ये संदीप जी, एक मिनट आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैं भाजपा प्रवक्ता की जरा एक बात का जवाब दे रहा था। 2.5 करोड़ इन्होंने बताया जी घुसपैठिए आ गया असम। 2.5 करोड़ आपको पता है पॉपुलेशन का ये 1% के आसपास है, उससे ज्यादा है। अगर इतने ज्यादा तादाद में घुसपैठिए आ गए, आज तक गृह मंत्री ने संसद में बात क्यों नहीं उठाई, क्यों आंकड़े देने में शर्माते रहे। अगर इतनी बड़ी बात देश में हो गई, अगर 2.5 करोड़ घुसपैठिए आ गए तो इसका मतलब तो हिंदुस्तान पे कभी कब्जा हो जाएगा। अगर ये इतनी बड़ी बात थी तो आप मुंह पर दही जमा कर बैठे थे।
कह रहे हम विकास की राजनीति करते हैं। आज मुझे भाजपा शासित किसी राज्य का एक सरकारी स्कूल, एक सरकारी कॉलेज या एक सरकारी अस्पताल बता दे जो अपने एक्सेलेंस की वजह से जाना जाता हो। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, पेपर लीक, देश त्रस्त हो रहा है और ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान और घुसपैठियों में डाइवर्ट करने में लगे हुए। और अगर आप घुसपैठिए पकड़ रहे, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो ईडी वाला खेल ना खेले कि जो विपक्षी है उसको तो पकड़ लिया। आप उसको एक लीगल जो सुनवाई है, होल्डिंग सेंटर्स आपने बनाए, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इसी बात पे मैं क्वेश्चन रेज कर रहा था भाजपा प्रवक्ता के ओपनिंग स्टेटमेंट पे। बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, होल्डिंग सेंटर्स है, वहां होल्डिंग सेंटर्स है, तो देन यू आर फॉलोइंग द लॉ। तो आप वहां बातें क्यों मार रहे हैं शुभेंद्र अधिकारी? नहीं हम तो जेल में नहीं, हम तो डायरेक्ट भेज देंगे। अरे ज्यादा वीरेंद्र सहवाग ना बनो, आप तो देश आपका चरित्र जानता है, इसीलिए भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपकी इसी काबिलियत के लिए कि आप बहुत पैसा इकट्ठा करोगे, लोगों के दिलों में ऐसे डर बिठा बिठा के और कुर्ते की जेब में डालोगे और आगे पहुंचाओगे। जी ठीक है, रत्नाकर जी हैं हमारे साथ। रत्नाकर जी का फ्रेम चला गया है। संदीप जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो किसी व्यक्ति का क्या इतिहास रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर वाल्मीकि का कोई इतिहास था लेकिन उन्होंने राम के बारे में कुछ लिखा तो इसके नाते समाज जानता है, ना कि उन्होंने वाल्मीकि के तौर पे क्या किया क्या नहीं किया। तो अगर आज शुभेंदु अधिकारी जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्र को सुरक्षित कर रहे हैं और सनातनियों को लेकर के चल रहे हैं, तो आप इस बातों को विषयांतर मत करिए। हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, देश की सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। शेखर जी, अगर देश की सीमाओं को कोई मजबूत कर रहा है तो उसके लिए तो आपको साथ खड़े होना चाहिए ना। संख्या चलिए 4 करोड़ आपने गिना दी, 4 करोड़ 4 लाख ही हो। एक घूसखोर बिना कैमरे के आगे इतने हाइपर टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। चलिए 4 करोड़ की जगह मान दे 400 ही हो, लेकिन वो 400 बांग्लादेशी बाहर निकाले जाने चाहिए कि नहीं निकाले जाने चाहिए, आप बताइए। इसके पीछे ईडी नहीं जाएगी, वो विपक्ष के पीछे जाएगी। लेकिन इस घूसखोर को आप जब बनाते हो मुख्यमंत्री, ये बड़बोला हो रही है बांग्लादेशियों की, बात हो रही है घुसपैठियों की, आप आ गए करप्शन का बैंड बाजा बजाने के लिए। शेखर जी, विषयांतर मत करिए ना, बात तो हो रही है घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों पे बोलिए ना। करप्शन पे किसी दिन और डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, इतने दिनों बाद मिले हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग की जाए। चलिए, एक नई सरकार भी बनी है तो उसको भी बधाई दे दीजिए। चलिए भाई, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक अच्छा काम कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो बेहतर है, देश सुरक्षित होगा। बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वो भी बंद होगी, अच्छी बात है। ममता बनर्जी से जो शिकायतें थी लोगों को, कम से कम अब वो नहीं रहेंगी जो है। संदीप जी, आपको या रत्नाकर जी को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो शिकायत नहीं होती, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस को ऐसे घूसखोरी मिले मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये तो प्रधानमंत्री आरोप लगाने का काम कर रहे हैं मीनाक्षी जी हम्म। कि कोई भी अगर इनकी सरकार थी, अगर घूसखोरी का आरोप था तो शायद ये जांच कराए होते, पकड़ के जेल में डाल दिए होते, तो हमको लगता कि भाई चलो ठीक है, वो घूसखोरी का आरोप था उनके ऊपर और वो जेल चले गए, हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। झूठ बोल रहे थे। अरे सुन लीजिए, अभी भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे झूठ क्यों बीच में टिप कर रहे हैं? जरा सुन लीजिए फिर बाद में बोलिएगा। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। मैं अच्छा, जरा मुद्दे पर तो आइए। आप क्यों भटक गए शेखर कुमार जी? जब आपको पता है कि वहां पर काम हो रहा है, घुसपैठिए वापस जा रहे हैं, तो इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं, इतने लेट से क्यों जा रहे हैं, इतने क्यों जा रहे हैं, इतने क्यों नहीं जा रहे हैं? आप दूसरा मुद्दा पकड़ लिया, क्यों? मुद्दे पर तो आए, बोलिए रत्नाकर जी। मैं पूरी करूं बात अपनी। देखिए, चुनाव में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जब पार्टी विपक्ष में रहती है या सत्ता पक्ष में रहती है तो अपने जो कॉम्पिटिटर होता है उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें कहते हैं, हम लोग जाकर भाषणों में कहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो जनता जनार्दन है, वो निर्णय लेती है कि सच क्या है, वो झूठ क्या है। और जनता ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार वो आनी चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों को बाहर करना है, प्रदेश का विकास करना है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत हमदर्दी है शेखर जी को, बहुत हमदर्दी है घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से और एक विशेष कौम के समुदाय से, इनको बहुत हमदर्दी है। अरे भाई, जब हावड़ा स्टेशन से बाहर कई सालों से लोग वहां पे, जो स्टेशन के बाहर आपने देखा नजारा कैसा रहता है, मैं तो कई बार गया हूं वहां पे, इतना बड़ा हावड़ा स्टेशन जहां पे हजारों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन आज जब बाहर स्टेशन के निकलिएगा तो आपको पतली गली की तरह सारी चीजें अपने आप देखने को मिलेगा कि आपको कोने खोपचे में निकलना पड़ेगा।
तो निश्चित रूप से वो दर्शाता है कि आपकी सरकार ने संरक्षण दिया उन विशेष समाज के लोगों को, उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिससे कि वो वहां पे इंक्रोचमेंट किए। हमारी सरकार आई तो वहां पे बुलडोजर जो है लगा करके सब पूरा साफ क्लीन किया। तो अगर इस तरह का कानून व्यवस्था का राज वहां पे होता है, अगर कानून व्यवस्था से वहां पे सारी चीजें यथास्थित की जाती है, उन इंक्रोचमेंट वालों को हटाया जाता है, तो आपको दर्द क्यों होता है भाई? आपको दर्द इसलिए होता है कि आप लोगों को वही वोटर है, वही वोटर है। लीगल प्रोसीजर कहाँ फॉलो करा? बोलने लगे, अब फिर बीच में बोलने लगे। कौन से वकील हैं आप? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। जज के सामने कैसे खड़े होते हैं भाई? जज के सामने जीरा करते, जज प्रश्न पूछता है तो आप जवाब देते हैं, फिर जज पूछता है। लेकिन आपको तो जज 2 मिनट नहीं टॉलरेट करेगा, 2 मिनट टॉलरेट नहीं करेगा आपको जज कोई भी। तो सुनिए जरा, आप अपनी पार्टी के नेता को झूठा बोल रहे हैं। काय बात के नेता है आप? काय बात के प्रवक्ता है? अरे आपकी सर, मैं तो बोला ना आपको, प्रोफेशन में क्या बात करें। मैंने आपको बोला, आप जिस व्यक्ति को आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति को आपने क्यों नहीं रंगे हाथों पकड़ा? क्यों नहीं इंक्वायरी कराया? क्यों नहीं जेल में डाल दिया? हम कराएंगे। हमने चुनाव में झूठ बोला था ना, आपने कहा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जांच के लिए एक कमेटी बिठाई है, और आपकी मुख्यमंत्री जो थी ना, मुख्यमंत्री जो दौड़ के भाग के आईपैक के ऑफिस में गई और फाइल को ले लिया, चुरा लिया फाइल को। ये फाइल किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सारे घोटाले जो खुल जाएंगे। और फाइल ले लिया और अपने इन तर्कों के साथ उन फाइलों की भी जांच। भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। जो महाशय है ना, उनको तो पुलिस पहले ही लेके जाके सेवा भाव कर रही है। वैसे ही वो जैसे जैसे घोटालों के तार खुलेंगे, अभिषेक बनर्जी जाएंगे, ममता बनर्जी कहाँ लिप्त है, वो सारे लोग आएंगे, सारे लोग जद में आएंगे। कोई बाहर जाने वाला नहीं है। और हम किसी को राजनीति करते हैं। घुसपैठियों को भी बांग्लादेश भेजेंगे, और जो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करता था, उनको भी हम सबक सिखाएंगे, घोटालेबाजों को सबक सिखाएंगे। ये देख लीजिएगा। आपने आज पूरे देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों को सीरियसली ना ले, क्योंकि वो वैसे ही आरोप लगा देते हैं बिना तथ्यों के। वो कभी अजीत पवार को बता देते हैं कि वो 70,000 करोड़ घोटाला, कभी शुभेंदु, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं होता। देश की जनता को सीरियसली नहीं। मुझे लगता है आप टॉपिक से बहुत आगे चले गए शेखर कुमार जी। अगर इसी टॉपिक पे रह करके आप इस बात पर बताते कि वो जो रेलवे ट्रैक के किनारे आधार कार्ड पड़े हुए थे, तब आप उनका बचाव करते हुए नजर आए थे। जब SIR के मुद्दे पर ये लोग बोरिया बिस्तर समेट करके चेक पोस्ट पर खड़े हुए थे, तब आप उनका बचाव कर रहे थे। आज भी आप उनका बचाव कर रहे हैं। इस देश में जितने भी संसाधन हैं, इस देश के लोगों के लिए ही हैं। हमें इस वक्त ये समझ लेना चाहिए और अपने दिलो दिमाग पर बैठा लेना चाहिए, वरना ऐसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ते रहेगी और हम आपस में झगड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।